वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज सिग्नल एंड सिस्टम में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म एंड थ्योरम्स के ऊपर। जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम यहाँ पर थ्योरिकल टाइप के एंड न्यूमेरिकल टाइप के दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आप एग्जाम में दोनों तरह के प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं और इस टॉपिक से आप लॉन्ग टाइप के भी प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप के भी और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स जो करेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, लेकिन थ्योरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए थ्योरी टाइप के प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, डिस्क्राइब इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम जो हमने स्टडी कर रखा है, आपको वन बाय वन दोनों थ्योरम्स को एक्सप्लेन करना है, दोनों के फॉर्मूले शो करने हैं, दोनों का यूज बताना है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज क्या है कि आप इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सएन निकाल सकते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम का यूज क्या है कि आप फाइनल वैल्यू एक्स इंफिनिटी निकाल सकते हैं, एक्सएन की फाइनल वैल्यू। इसके साथ ही साथ आप यहां पर यह शो कर सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम कब वैलिड होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम कब वैलिड होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब थ्योरम्स आपके वैलिड होंगे तो उससे रिलेटेड आप एक एक एग्जांपल दीजिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल, और जब वो नॉट वैलिड होंगे तो उनसे रिलेटेड भी एक एक एग्जांपल दे दीजिए और दिखा दीजिए कि कैसे जब थ्योरम्स नॉट वैलिड होंगे तो जो आपका आंसर है वो रॉन्ग आएगा। ये चीज जरूर शो करिए, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसा हमने लर्निंग मॉडल में स्टडी किया है, आप अपने नोट्स से कंपेयर कर सकते हैं इन चीजों को जो मैं आपको बोल रहा हूं। नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेट ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली यहां पर हम लोगों ने जो लर्निंग मॉडल में स्टडी किया था कि आपको कोई भी वाई और एक्सएन के फॉर्म में डिफरेंस इक्वेशन अगर गिवन है तो आप किस तरीके से जेट ट्रांसफॉर्म का यूज करके उस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर पहले तो कुछ स्टेप्स लिख देने हैं। स्टेप्स मींस कि फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गिवन डिफरेंस इक्वेशन में एक्सएन को एक तरफ ले जाइए, वाई को एक तरफ ले जाइए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं अप्लाई जेट ट्रांसफॉर्म, तो आप बोथ साइड क्या ले लीजिए, जेट ट्रांसफॉर्म। थर्ड स्टेप आप क्या लिख सकते हैं, इफ देयर इज एनी इनिशियल कंडीशंस देन पुट द वैल्यू ऑफ दैट इनिशियल कंडीशंस। फोर्थ स्टेप आप क्या लिख सकते हैं, डिटरमाइन वाई जेड मीन्स आउटपुट का जेड ट्रांसफॉर्म। देन फिफ्थ स्टेप डिटरमाइन द वाई एन, दैट मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन। जो आपका वाई एन होगा वो क्या होगा, एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, वाई जेड का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल शो कर दीजिए। ठीक है, उस एग्जाम्पल को अगर आप सॉल्व करके पूरा दिखा देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक्सप्लेन ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो आपको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स आपको बताना है। जैसा हमने लर्निंग मॉडल में पढ़ा था, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मीन्स जब आपका इनपुट ना हो, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स दैट मीन्स जब आपका इनपुट के रेस्पेक्ट में आप रिस्पॉन्स ले रहे हो। तो ट्रांजिएंट मीन्स इनिशियल कंडीशन के रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स। तो ये दोनों चीजें आप एक्सप्लेन करिए। देखिए, जो हमने आउटपुट देखा था लर्निंग मॉडल में, वो हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो या तो इनपुट के कारण होता है या तो इनिशियल कंडीशन के कारण होता है। तो आप दोनों चीजों को यहां पर शो करिए। इनपुट के कारण जो रिस्पॉन्स होता है उसे क्या बोलते हैं ये बताइए, जो इनिशियल कंडीशन के कारण रिस्पॉन्स होता है उसे क्या बोलते हैं ये बताइए। फिर यहां पर आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब जो वेरी हो रहा है, जो अभी स्टेबल नहीं है, ये आप बता सकते हैं। स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है जो कांस्टेंट हो गया, जो आप कभी चेंज नहीं होगा। जब आप कंट्रोल सिस्टम स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप बेसिक थ्योरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं और साथ ही साथ एक एग्जांपल शो कर सकते हैं। जो आपने लास्ट क्वेश्चन देखा है अभी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ये भी सेम ही क्वेश्चन है आपका। आप एक एग्जांपल शो करिए और सॉल्यूशन को बता दीजिए कि ये आपका ट्रांजिएंट वाला पार्ट है और ये आपका स्टडी स्टेट वाला पार्ट है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, उसमें आपको बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग जेट ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, तो यहां पर जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ऑल दो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है, लेकिन जेट ट्रांसफॉर्म मींस आपका इक्वेशन कौन सा होगा, डिफरेंस इक्वेशन होगा। ठीक है,
जो कंटिन्यूअस पे आप डिफरेंशियल बोलते हैं वो आपका डिस्क्रीट में क्या बन जाता है, डिफरेंस। तो ये आपको जो डिफरेंस इक्वेशन गिवन है, उस डिफरेंस इक्वेशन के लिए आपको यहां पर क्या करना है, सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है इसका मतलब क्या करना है, आपको एक्सन की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं यहां पर जो डिफरेंस इक्वेशन है इक्वल टू 0 है, दैट मींस आपको एक्सन के लिए इसे सॉल्व करना होगा। और आप देख सकते हैं यहां पर इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन हमें यूनिलैटरल में गिवन होती है, यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म में। तो दैट मींस ये यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स एन माइनस टू माइनस 9x n माइनस 1 प्लस 18xn इज इक्वल टू 0। क्लियर अच्छे से? अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का या इस डिफरेंस इक्वेशन का आप जेट ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। तो आप यहां पर जो आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो यहां पर आप जरूर शो करिए ब्रैकेट में कि आप टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म वाली आपको शो करनी होगी। तो वो या तो आप स्टार्ट में लिख दीजिए फॉर्मूला यूज करके, कैलकुलेशन के स्टार्ट में मींस इस पॉइंट पर, या आप जहां पर वो यूज हो रहा है वहां पर डिफरेंट पेन का यूज करके, डिफरेंट कलर वाली पेन का यूज करके उसे शो कर दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है? इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर अगर आप देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, z माइनस टू एक्स जेड प्लस z इनवर्स x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 9 z इनवर्स एक्स जेड प्लस x माइनस 1 एंड लास्ट में है आपका 18xn, दैट मींस 18xz। नाउ यहां पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि आप xz को कॉमन ले लीजिए और जो आपकी इनिशियल कंडीशंस के कारण जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको आप राइट साइड ले जाइए। तो जैसे ही आप xz को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, z माइनस 2, ठीक है? इसके अलावा क्या बचेगा आपका माइनस 9 z इनवर्स प्लस 18, और राइट साइड में आप ले जाइए जो इनिशियल कंडीशन के कारण कांस्टेंट्स आ रहे हैं जिसमें xz नहीं है। तो अगर आप देखेंगे एक टर्म आपका ये है x माइनस 1 वाला, x माइनस 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1, ठीक है? तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, यहां पर आप लिख देंगे माइनस z इनवर्स, क्लियर? x माइनस 1 की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी। देन x माइनस 2 जो है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 9, तो ये राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9। इसके अलावा जो आपका x माइनस 1 है इस पोजीशन पर, उसके साथ माइनस 9 का मल्टीप्लीकेशन भी है, तो ये जो माइनस 9 है आपका, ये आपका राइट साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस 9। क्लियर? तो यहां पर आपने सारे के सारे जो कांस्टेंट वाले टर्म थे वो रिप्रेजेंट कर दिए। तो आप देख सकते हैं माइनस 9 प्लस 9 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो एक्स जेड आपका बचेगा वो कितना बच जाएगा, माइनस जेड इनवर्स z माइनस 2 माइनस 9 z इनवर्स प्लस 18। अगर आप यहां पर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, माइनस जेड, देन 1 माइनस 9z प्लस 18z का स्क्वायर। क्लियर? नाउ यहां पर नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे, अगर आप 18 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो माइनस जेड अपॉन 18, देन जेड स्क्वायर, 18z स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर आपका क्या बचेगा यहां पर, आप देख सकते हैं, स्टॉप स्टार्ट। तो 18z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 आपका क्या बच जाएगा, z स्क्वायर, देन माइनस 9z बाई 18, ये कितना बचेगा आपका z बाई 2 प्लस 1 बाई 18। क्लियर? सो यहां पर अब अगर आप डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दें, ठीक है, पोल्स के फॉर्म में अगर शो कर दें, तो क्या 1 बाई 2 को इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है कि 1 बाई 18 आ जाए? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए अगर आप यहां पर इसे ब्रेक कर दें माइनस जेड बाई 6 माइनस जेड बाई 3 पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस जेड बाई 2 वापस से, और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, 1 बाई 6 और 1 बाई 3 का 1 बाई 18। तो यहां पर जो एक्स जेड होगा आपका माइनस जेड अपॉन 18 है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप देखिए
अगर आप z कॉमन लेते हैं, स्टार्ट के 2 टर्म्स थे, तो क्या बचेगा, z माइनस आपका बच जाएगा यहां पर 1/6। देन अगर आप लास्ट के 2 टर्म से यहां पर कॉमन ले लें -1/3, तो ये कितना बच जाएगा, z माइनस 1/6। तो यहां पर जो आपका xz है वो कितना हो जाएगा, -z/18 z माइनस 1/3 z माइनस 1/6। अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, दैट मींस xn आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आप z ट्रांसफॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करें तो ऑलवेज xz बाई z का करें, कभी भी xz का आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो -1/18 डिवाइडेड बाय z माइनस 1/3 z माइनस 1/6। अब जब आप xz बाई z का पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो पहला होगा z माइनस 1/3 के लिए, ठीक है, और सेकंड होगा z माइनस 1/6 के लिए। तो अगर आप -1/18 को आउटसाइड ही रख दें स्टार्ट से, मीन्स -1/18 का यूज ही ना करें पार्शियल फ्रैक्शन के कैलकुलेशन में, तो जब आप z इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे तो किस पे पुट करेंगे, 1/z माइनस 1/6 में। तो 1/3 माइनस 1/6, क्लियर। सो यहां पर आपका कितना बच जाएगा, ये 1/3 z की वैल्यू आपने पुट की है, और 1 अपॉन में बचेगा आपका -1/6। ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है ना, क्योंकि 1 अपॉन में है z माइनस 1/6, z की वैल्यू आपने क्या पुट की, 1/3 माइनस 1/6। नाउ सेकंड देखिए आप, जब आप z की वैल्यू 1/6 पुट करेंगे किसमें, 1 अपॉन z माइनस 1/3 में, तो ये फिर से 1 अपॉन और कितना हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3, क्लियर। सो यहां से अगर आप देखेंगे xz बाई z को, तो -1/18, देन देखिए z माइनस 1/3। अब अगर आप 1/3 और 1/6 को सॉल्व करें यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका 2, और ये कितना बच जाएगा आपका -1, क्लियर। नाउ प्लस है बीच में साइन आपका, देन फिर क्या बचेगा 1 अपॉन, देन अगेन एलसीएम 6, तो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 1/6। तो यहां पर जो आपका xz बाई z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1/18। नाउ अब आप देखिए z माइनस 1/3, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, 1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये कितना बचेगा आपका 6, क्लियर है, 1/6, तो आंसर बच गया 6। नाउ सिमिलरली 1 अपॉन -1/6, तो ये कितना बच जाएगा आपका -6, z माइनस 1/6। इसके बाद जो xz होगा आपका, आप देख सकते हैं कि बाहर आपका -1/18 है और न्यूमरेटर में दोनों के 6 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बाहर कितना बचेगा, यहां पर आप लिख सकते हैं 1/3, माइनस साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो z था यहां का लेफ्ट साइड में उसे भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका z अपॉन z माइनस 1/6 माइनस z अपॉन z माइनस 1/3, क्लियर अच्छे से। तो यहां से जब आप xn अब कैलकुलेट करेंगे तो xn हमारा क्या होगा, देखिए 1/3 z अपॉन z माइनस 1/6, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा z अपॉन z माइनस a, तो इसका आंसर क्या होता है a की पावर n un। सिमिलरली -1/3 a की पावर n un, दैट मींस 1/3 की पावर n un। तो ये आपका बनेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं काफी लेंथी क्वेश्चन था, तो यहां पर ये जनरली लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में ही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व तो करके दिखाना ही है, पार्शियल फ्रैक्शन से लेकर इनवर्स से लेकर एवरीथिंग, लेकिन साथ साथ में जो जो फॉर्मूले जहां जहां यूज हुए हैं, चाहे वो लास्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही क्यों ना हो, वो भी आपको साथ साथ में रिप्रेजेंट करते चलना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से एक डिफरेंस इक्वेशन दिया है और इनिशियल कंडीशंस
आपको जो है यहां पर मेंशन है। तो आपको बोला है आउटपुट yn निकालने के लिए। इस बार जो डिफरेंस इक्वेशन है वो xn और yn के टर्म में है, ठीक है ना। फर्क है आपके लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपका जो डिफरेंस इक्वेशन था वो आपका किसके टर्म में था, वो आपका इक्वेशन था ओनली ऑन xn के टर्म में। तो वहां पर आपको xn के लिए सॉल्व करना था, यहां पर xn और yn दोनों हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए देखिए ये आपका yn माइनस 1/2 yn माइनस 1 इज इक्वल टू xn है, और xn की वैल्यू कितनी है हमारी 1/3 की पावर n है। तो यहां पर जैसे ही आप दोनों साइड z ट्रांसफॉर्म लेंगे तो yz माइनस 1/2 z इनवर्स yz देन माइनस 1/2 y माइनस 1। क्लियर अच्छे से। तो बेसिकली यहां पर आपने yn माइनस 1 का z इनवर्स लिख दिया और माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एग्जाम में आपको एक एक फॉर्मूला ब्रैकेट में शो करना है जो भी यूज हो रहा है। अब यहां पर जो xz है आपका वो कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर n है आपका xn, तो z अपॉन z माइनस 1/3। तो यहां पर आप देख सकते हैं yz अगर आप कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2 z इनवर्स, और जो y माइनस 1 है उसकी वैल्यू 1 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 बचेगा, और उसे आप राइट साइड भेज दीजिए तो प्लस 1/2 z अपॉन z माइनस 1/3 प्लस हाफ। तो यहां पर जो आपका yz होगा वो बचेगा z अपॉन z माइनस 1/3, और ये बच जाएगा 1 माइनस 1/2 z इनवर्स, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर 1/2 1 माइनस 1/2 z इनवर्स। क्लियर। सो आप अगर एक पॉइंट देखेंगे ध्यान से, ये जो xn था आपका z अपॉन z माइनस 1/3 ये वाला टर्म, और सेकेंड वाला टर्म जो 1/2 था वो तो इनिशियल कंडीशन के कारण आ रहा है। तो आप देखेंगे तो ये आपका जो है जो इनपुट के कारण आ रहा है, ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, और ये वाला जो इनिशियल कंडीशन के कारण आता है इसे आप क्या बोलते हैं, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो यहां पर जो आपने yz अब निकाल लिया है, तो अब आपका टारगेट क्या होगा, yn निकालने का। तो yn निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें इस क्वेश्चन में, तो z अपॉन z माइनस 1/3, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसे तो ये आपका क्या है, 1 माइनस 1/2 z इनवर्स। तो अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को z से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर कितना बचेगा, देखिए z स्क्वायर देन z माइनस 1/2। क्लियर। सेम यहां पर भी 1/2 z माइनस 1/2। तो ये हमारा yz बन जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा यहां पर ऑलवेज टारगेट यही होता है कि हम जो पार्शियल फ्रैक्शन करें वो yz बाई z का करें या xz बाई z का करें, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो ये टर्म है वो ऑलरेडी अलग से ही गिवन है, तो इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस टर्म का करना है। तो इसे आप मान लीजिए y1z। तो y1z का जब आप पार्शियल फ्रैक्शन अब परफॉर्म करेंगे तो आपको y1z बाई z लिखना है, दैट मीन z अपॉन z माइनस 1/3 z माइनस 1/2। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अब y1z बाय z, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, z माइनस 1/3 और z माइनस 1/2। क्लियर अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो भी हमने अब लिखा है, अब हमें यहां पर कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पर देखिए z की वैल्यू जब 1/3 आप पुट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए न्यूमरेटर में कितना बचेगा 1/3 और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, आपने क्या किया, बेसिकली z की वैल्यू 1/3 पुट किया रिमेनिंग पार्ट में। सेम z की वैल्यू जब 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इस टर्म में पुट करेंगे आप तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3। तो यहां पर जो y1z है आपका वो कितना हो जाएगा, देखिए अब देखिए जब आप 1/3 माइनस 1/2 करेंगे, ठीक है, तो जो आपका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां पर 1/3 माइनस 1/2
दैट मीन्स 2 माइनस 3 बाय 6, दैट मीन्स -1/6। और जब आप 1/2 -1/3 करेंगे तब भी एलसीएम 6 ही आएगा आपका, लेकिन 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/6। क्लियर? सो यहां पर 1/3 डिवाइडेड बाय -1/6 फर्स्ट टर्म में, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 कितना मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा। तो ये बचेगा -2, और आप z को भी इधर लिख देंगे क्योंकि आपने y1z लिख लिया है, डिवाइडेड बाय z -1/3। और यहां पर क्या बच जाएगा आप देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6, दैट मीन्स 3z, z -1/2। तो यहां पर जो आपका y1n है वो आप लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा y1n आपका, y1n हमारा आ जाएगा -2 1/3n un। सिमिलरली ये इस टर्म का कितना हो जाएगा, 3 1/2n un, और फुल एंड फाइनल जो yn हो जाएगा हमारा -2 1/3n un प्लस 3 1/2n un। और आप देखिए जो yz था उसमें ये सेकेंड टर्म जो था उसका भी आ जाएगा yn, ये कितना हो जाएगा 1/2 जो कि आपका कांस्टेंट है, और z अपॉन z -1/2 का क्या होगा, 1/2n un। तो कितना हो जाएगा हमारा +1/2 इंटू 1/2n un। क्लियर? सो कंप्लीट yn आप लिख देंगे यहां से -2 1/3n un, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं एक आपका 1/2n un के साथ 3 है और एक कांस्टेंट है 1/2, तो 3 + 1/2 दैट मीन्स 7/2, 7/2 इंटू 1/2n un। क्लियर अच्छे से? तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर में मिला है, एक है आपका इनपुट के कारण और एक है आपका इनिशियल कंडीशन के कारण, इसलिए आपको 2 पार्ट्स मिलते हैं ऑलवेज। क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। काफी लेंदी क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलवेज लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है? मेनली आपको पार्शियल फ्रैक्शन करते समय सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपको yz/z या xz/z का पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है। सो आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन आज किए, थ्योरिकल टाइप के, न्यूमेरिकल टाइप के, आपको सबके सब क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम में हमें किस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करना है। और आई होप ये सारे क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे और बहुत अच्छे से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे।